जय हिंद साथियों। मैं सत्ता। आज का हमारा टॉपिक है चोल साम्राज्य। और आज हम चोल साम्राज्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, जब हम चोल साम्राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहले चोलों का उल्लेख अशोक के दूसरे शिलालेख में किया गया है, जिसमें चोल है, पांड्य है, सत्यपुत्र है, चेर है। उन्हीं में एक चोल भी था। और अशोक के 13वें शिलालेख में भी चोलों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद जब हम संगम काल की बात करते हैं, जो प्रथम शताब्दी से 250 ईस्वी तक था, तो संगम काल में भी चोल है, चेर है और पांड्य है, इनका उल्लेख किया गया है। और संगम काल में चोलों का एक शक्तिशाली शासक था करिकाल, जो चेर और पांड्यों पर भारी था, अर्थात उन्हें दबाकर रखता था। लेकिन फिर समय बीतता जाता है और बाद में हमें चोलों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद 9वीं शताब्दी की बात है। उस समय फिर हमें चोलों के बारे में जानकारी मिलना प्रारंभ होती है और उसी समय विजय आल्य ने चोल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन जो विजय आल्य थे, उन्होंने चोल साम्राज्य की स्थापना कर दी और तंजौर को अपनी राजधानी बना लिया। लेकिन उसके लिए रास्ते इतने आसान नहीं थे। अभी वो पल्लव की अधीनता में थे। जी हाँ, पूर्ण रूप से विजय आल्य स्वतंत्र शासक नहीं थे, जो कि पल्लवों के सामंत के रूप में कार्य करते थे। जी हाँ, इसके बाद विजय आल्य के बाद आदित्य प्रथम शासक बनते हैं और उन्होंने जो पल्लवों का जो भूत था, अर्थात जो पल्लव के सामंत थे चोल, और उसी उसी आदित्य ने पल्लवों को पराजित करके और पल्लव के जो शासक थे उसकी हत्या उन्होंने कर दी थी। और जिसका नाम अपराजित नाम था पल्लव शासक का, उसकी हत्या आदित्य ने हत्या की। और उसी के बाद ये जो चोल थे, ये पल्लवों की अधीनता से स्वतंत्र हो जाते हैं। और इसी के बाद अब चोलों का जो साम्राज्य है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और राजराज और राजेंद्र के समय तो चोल साम्राज्य बड़ा विस्तृत हो जाता है। और आज हम इन्हीं के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। जब हम इनके सर्वप्रथम उल्लेखों की बातें करते हैं, जी हाँ, उल्लेख, जब हम सर्वप्रथम इनके उल्लेख की बात करते हैं तो अशोक के शिलालेखों में भी इनका उल्लेख किया गया है। अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है। और अशोक के शिलालेखों की जब हम बातें करते हैं, अशोक के द्वितीय शिलालेख और इसके बाद है अशोक का 13वां 13वां शिलालेख। इन दोनों में इनका उल्लेख किया गया है चोलों का। ठीक है? इसके बाद हम बातें करते हैं जो संगम काल है। जी हाँ, जो संगम काल है, इस संगम काल में भी चोलों का उल्लेख किया गया है। और इस समय करिकाल इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण शासक था। जी हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण शासक था। कहने का तात्पर्य तो ये है कि जो ये चोल हैं ये काफी पुराने हैं। जी हाँ, कहने का तात्पर्य तो यही है कि जो चोल हैं वो काफी पुराने हैं। क्योंकि अशोक ने भी अपने पड़ोसी राज्यों की जब बातें करते हैं, अशोक ने अपने पड़ोसी राज्यों का उल्लेख दूसरे शिलालेख में किया था और उसमें चोलों का नाम भी शामिल था। और 13वें शिलालेख में विदेशी राज्यों और पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया था, उसमें भी चोलों का नाम था। फिर संगम काल में भी चोलों का नाम था। और संगम काल में इनका जो शक्तिशाली शासक थे करिकाल, इनके शक्तिशाली शासक थे। लेकिन बीच में कुछ समय के लिए ये चोल जो थे एक शक्तिशाली नहीं रहते हैं और ये पल्लवों के सामंत रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब दिन प्रतिदिन समय बीतता जाता है और इसके बाद इसकी स्थापना जो पुनः जो स्थापना की थी विजय विजय आल्य ने इसकी स्थापना की। जी हाँ, विजय आल्य ने इसकी स्थापना की 850 ईस्वी में। लेकिन एक बात और समझना, ये विजय आल्य अभी भी पल्लवों के सामंत थे। पल्लवों के पल्लवों के सामंत थे पल्लव के सामंत थे। और इस विजय आल्य ने
पांड्यों को पांड्यों को पराजित किया और उसी समय इन्होंने तंजौर को राजधानी बनाया। जी हाँ, तंजौर को राजधानी बनाया, राजधानी। और यहां पर एक दुर्गा देवी का मंदिर का निर्माण कराया, दुर्गा देवी मंदिर का निर्माण, दुर्गा देवी मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन एक बात समझना, यहां पर हम बातें कर रहे हैं चोलों की, तो अभी ये जो चोल हैं, अभी जो ये विजय आल्य है, इसने चोल साम्राज्य की स्थापना तो कर दी है। इसे चोल साम्राज्य का उदारक भी इसे कह सकते हैं, उदारक। भाई उदारक इसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि चोल साम्राज्य तो पहले से ही चल रहा था। मौर्य काल में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो इसका मतलब पहले से चल रहा था, तो इसे उदारक कहा जा सकता है, जिन्होंने दोबारा इसका उदार कराया था चोल साम्राज्य का। ठीक है, इसके बाद हम बातें करते हैं, इसने अपनी राजधानी तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन एक बात याद रखना, अभी भी जो ये विजय आल्य है, ये पल्लवों का सामंत है। जी हाँ, ये कह सकते हैं, नोट डाल के हम ये कह सकते हैं, विजय आल्य स्वतंत्र शासक नहीं थे। अभी ये पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे। एक ये सामंत के रूप में आप इसे काम में ले सकते हैं, या आप इसे इसके लिए महाराज का प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है महाराज होता है, एक होता है महाराजाधिराज होता है। जो महाराज होता है वो किसी की अधीनता में होता है, और जो महाराजाधिराज होता है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता। तो आप इसके लिए एक महाराज का या सामंत का इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। अभी भी ये पल्लवों की अधीनता में शासन कर रहे हैं। और जो ये विजय आल्य है, इसके जब हम शासन की बात करते हैं, 850 से 871 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। तो 50 से 871 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, इसके बाद हम बातें करते हैं आदित्य प्रथम। इसके बाद आदित्य प्रथम 871 से, जी हाँ, जो आदित्य प्रथम थे 871 से 907 ईस्वी तक ये शासक रहते हैं। इसकी भी जब हम बातें करते हैं, ये भी अभी पल्लवों के सामंत थे। शुरुआत में पल्लवों के सामंत थे। जी हाँ, और हम बातें करते हैं जो पल्लवों के जो शासक थे, उसका नाम पराजित था। क्या नाम था? पराजित उसका नाम था। पल्लव शासक है ये पल्लव शासक है। हम बातें करते हैं जो ये अपराजित थे, इसका साथ भी दिया था आदित्य प्रथम ने, साथ दिया था। जब हम बातें करते हैं, जब पांड्यों से संघर्ष हुआ था, तो उस समय इस आदित्य प्रथम ने इस अपराजित का साथ दिया था। क्या दिया था? साथ दिया था। किसके खिलाफ दिया था? पांड्यों के खिलाफ दिया था। अगली बात ये थी, पांड्यों की पराजय भी होती है। पांड्यों की पराजय होती है। लेकिन बात क्या थी, क्योंकि जो ये अपराजित था, इसको भी एक घमंड, एक गुरूर था, क्योंकि जो चोल हैं ये तो हमारे सामंत हैं, जैसे हम कहेंगे वैसे इन्हें करना पड़ेगा। लेकिन समय और परिस्थितियां अब बदल चुकी थी। जी हाँ, इसके बाद अब इस आदित्य ने क्या किया, इस अपराजित की आदित्य ने क्या कर दी? हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। अब जो पल्लव का जो भूत था उसे हटा फेंका और पल्लव को रास्ते से हटा दिया। और अगली बात यह है, जब जो पल्लव थे, जब पल्लवों को इसने पराजित कर दिया, तो उनके जो साम्राज्य था उसको भी मिला लिया, काफी साम्राज्यों को मिला लिया। जी हाँ, तो हम बातें करते हैं इस अपराजित, ये जो पल्लव शासक की हत्या किसने की थी? ये आदित्य प्रथम ने की थी, जो चोल शासक थे। जी हाँ, अब इसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या करने के बाद अब इसने, आदित्य प्रथम ने उपाधि धारण की। जी हाँ, अब उपाधि धारण की, हत्या करने के बाद नरकेशरी की उपाधि धारण की।
नरकेसरी, जी हाँ, नरकेसरी की उपाधि धारण की। कोदंड राम की उपाधि धारण की, कोदंड राम की उपाधि धारण की, जी हाँ, कोदंड राम की उपाधि धारण की। तोड़ तोंड तोंड मंडलम, तोंड मंडलम की उपाधि धारण की। इसके बाद हम बातें करें नरकेशरी, नरों में केशरी, तोंड मंडलम की उपाधि धारण की। और इसके बाद जो पल्लव पल्लव थे, जिनके अभी तक ये सामंत चले हुए आ रहे थे, चोल शासक, अब ये चोल शासक स्वतंत्र हो जाते हैं। अगली बात है कि जो चोल शासक थे वो किसके समय स्वतंत्र होते हैं, तो आदित्य प्रथम ने इन्हें स्वतंत्र किया था और इसकी हत्या कर दी गई थी। किसकी? अपराजित की हत्या कर दी थी। इसके बाद अब ये स्वतंत्र हो चुके हैं। अब इनके ऊपर कोई किसी का कोई दबाव नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसके बाद हम बातें करते हैं अगला जो शासक है, अगला शासक है परांतक प्रथम। अगला जो इनका शासक है परांतक प्रथम है, परांतक प्रथम 907। जी हाँ, परांतक जो प्रथम है 907 से 955 ईस्वी तक है परांतक प्रथम। अब ये जो परांतक प्रथम है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण शासक है परांतक प्रथम, और इसका हमें उत्तर मेरूर अभिलेख भी मिलता है जिससे स्थानीय प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। 1919 से 1921 ईस्वी का है। ठीक है, अब हम बातें करते हैं परांतक प्रथम। जब हम परांतक प्रथम की हम बातें करते हैं तो इस समय क्या था, एक था पांड्य शासक, पांड्य शासक जिसका नाम था राज सिंह द्वितीय। जी हाँ, राज सिंह द्वितीय था। एक था श्रीलंका का शासक, श्रीलंका कश्यप कश्यप पांच। ठीक है, इसके बाद हम बातें करते हैं इस परांतक प्रथम ने क्या किया था। इस परांतक प्रथम ने आक्रमण तो किया था, जी हाँ, इस परांतक प्रथम ने आक्रमण तो किया था पांड्य शासक राज सिंह के ऊपर। किस पर किया था? पांड्य शासक राज सिंह पर इसने अटैक किया था। जी हाँ, इसके बाद जो राज सिंह था इसका जो मित्र था वो कश्यप जी 5 था, जो इसका मित्र था, ये इसके पास आ गया, कश्यप 5 के पास। कश्यप जो एक महेंद्र पंचम, उसके पास आ गया, श्रीलंका के शासक के पास। अब ये दोनों एक हो गए। जी हाँ, दोनों एक हो गए। इसके बाद इन दोनों ने क्या किया, इसके ऊपर आक्रमण कर दिया परांतक। और इसी समय 915 ईस्वी में, कब? 915 ईस्वी में वेल्लूर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? वेल्लूर का। इस वेल्लूर के युद्ध में 915 ईस्वी में इस परांतक प्रथम ने इन दोनों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। क्या कर दिया? इन दोनों को पराजित। कौन से युद्ध में? वेल्लूर के युद्ध में दोनों को पराजित कर दिया। श्रीलंका के शासक और पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय दोनों को पराजित कर दिया। जी, और इसी समय इन्होंने जब दोनों को इन्होंने वेल्लूर के युद्ध में पराजित किया, और इसके बाद तो जो अब इसका इस श्रेय था बहुत ज्यादा चढ़ गया। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरा। पांड्य की राजधानी क्या थी? मदुरा। और इसी आधार पर इन्होंने, जो पांड्य की राजधानी मदुरा थी, और मदुरा कोंडी की उपाधि धारण की। मदुरा कोंडी, जी हाँ, किसकी? मदुरा कोंडी की उपाधि धारण की इसी समय। ठीक है ना, अब मदुरा को भी इन्होंने जीत लिया। ठीक है, इसके बाद हम बातें करते हैं, अब ये श्रीलंका को भी जीत चुका है और इसको भी जीत चुका है, पांड्य को भी पराजित कर चुका है। ठीक है ना, इन दोनों को ये पराजित कर चुका है। और एक बात और थी, जो श्रीलंका को जो इसने पराजित किया था, तो श्रीलंका से आगे भी काफी संघर्ष होंगे, राज के समय भी संघर्ष होगा। ठीक है, लेकिन श्रीलंका की जो पराजय है उसकी शुरुआत चोल राज्य में यहां से। अगर हम पूछ रहे हैं कि चोल शासक किसके समय श्रीलंका से संघर्ष हुआ था, तो याद रखना इस समय हुआ था, परांतक प्रथम के समय हुआ था। बाकी आगे भी संघर्ष होगा। जी हाँ, राज के समय भी संघर्ष होगा, लेकिन संघर्ष की शुरुआत यहां से होती है। ठीक है, इसके बाद हम बातें करते हैं, अब इसने मदुरा कोंडी की उपाधि धारण कर ली, अब इनको पराजित कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं, अब है राष्ट्रकूट शासक। इस समय राष्ट्रकूट शासक भी थे साहब, ये राष्ट्रकूट शासक शक्तिशाली थे इस समय। और जब राष्ट्रकूट शासक की बातें करते हैं, कृष्णा तृतीय राष्ट्रकूट शासक था, कृष्णा तृतीय राष्ट्रकूट शासक था। अब हम बात करें, जिस समय ये परांतक प्रथम एक चरम पर था,
उसी समय राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय ने भी इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और ये घटना थी 949 ईस्वी की। कब की थी? 949 ईस्वी की घटना थी, ठीक है। इस समय कृष्ण तृतीय और परांतक के बीच में 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध हुआ था। जी हाँ, तक्कोलम का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? तक्कोलम का युद्ध हुआ। कब हुआ? 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध हुआ। अब जो ये तक्कोलम का जो युद्ध होता है, इसमें परांतक की पराजय हुई और विजय किसकी हुई? कृष्ण की विजय। ये तक्कोलम का युद्ध है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। 949 ईस्वी में होता है। परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के मध्य होता है 949 ईस्वी में। और इस युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय की क्या होती है? विजय होती है। यहां पर तो परांतक की विजय होती है दोनों जगह। लेकिन जब राष्ट्रकूट की हम बातें करते हैं तो इस समय इसकी हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रकूट शासक इस समय काफी शक्तिशाली थे। जी हाँ, हम गोविंद की बातें भी करते हैं तो गोविंद भी इस समय बड़े शक्तिशाली थे, राष्ट्रकूट शासक। और इसी हम जब बातें करते हैं, एक त्रिपुटीय जो संघर्ष होता है जिसमें हम बातें करते हैं गुर्जर प्रतिहार है, पाल है, राष्ट्रकूट है, तो राष्ट्रकूट काफी शक्तिशाली था इस समय। तो इस गोविंद तृतीय कृष्ण तृतीय की इस समय क्या हो जाती है? विजय हो जाती है, ठीक है ना। इस समय इसकी विजय हो जाती है। इसके बाद हम बातें करते हैं, जब हम बात करते हैं इसका एक हमें उत्तर मेरूर हमें एक अभिलेख इसका प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है? उत्तर मेरूर अभिलेख प्राप्त होता है। 919 से 921 ईस्वी का है उत्तर मेरूर। इससे जब हम बातें करते हैं एक स्थानीय, जी हाँ, स्थानीय प्रशासन की इससे जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? स्थानीय प्रशासन की जानकारी मिलती है। और ये लेख बहुत महत्वपूर्ण है, काफी बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। उत्तर मेरूर अभिलेख किसका है? परांतक प्रथम का है, जिससे स्थानीय प्रशासन की हमें जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर मेरूर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। चोल साम्राज्य के हमें स्थानीय प्रशासन की भी जानकारी प्राप्त होती है। और चोल प्रशासन जो था वो स्थानीय था, ग्रामीण तक इसका प्रशासन था, गांव तक को भी इन्होंने कनेक्ट करके चले थे, ठीक है ना। इसके बाद हम बातें करते हैं इसको जब हम परांतक की बातें करते हैं, परांतक की जब बातें करते हैं, परांतक प्रथम की जब बातें करते हैं, इसे उत्तम चोल भी से कहा जाता है। उत्तम चोल, जी हाँ, इसे उत्तम चोल भी से कहा जाता है, इसी को परांतक को ही, ठीक है। इसके बाद हम बातें करते हैं वेंकट माधव। हम बातें करते हैं वेंकट माधव। जब हम वेंकट माधव की भी जब बातें करते हैं, ये भी इन्हें कहा जाता है क्या? वेंकट माधव भी इन्हें कहा जाता है, जी हाँ। उत्तम चोल भी कहा जाता है, वेंकट माधव भी इसे कहा जाता है। और इन्होंने कुछ यज्ञ भी किए थे। हेमगर्भ यज्ञ इन्होंने किया था। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तुलाभार यज्ञ भी इन्होंने किया था। तुलाभार यज्ञ भी इन्होंने किया था, जी हाँ, तुलाभार यज्ञ भी इन्होंने किया था। तो ये यज्ञ भी इन्होंने किए थे, तो बड़ा महत्वपूर्ण था। और पारांतक प्रथम को जिसके लिए जाना जाएगा, इसके उत्तर मेरूर जो है, ये इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। पहली बार हमें स्थानीय प्रशासन की जानकारी इसी के माध्यम से प्राप्त होती है, स्थानीय प्रशासन। और ये स्थानीय प्रशासन वाला जो है, ये काफी बार ये परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, काफी बार, ठीक है। इसके बाद हम बातें करते हैं, जैसे ही इस परांतक प्रथम की मृत्यु होती है, तो उसके बाद जो इनका साम्राज्य है वो काफी समय तक थोड़ा इनका स्थिति बेकार हो जाती है। काफी समय तक जो साम्राज्य है वो अस्त व्यस्त इनका साम्राज्य हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बातें करते हैं, अब कुछ कुछ समय के लिए शासक बनते हैं। एक अरिंजीय बैठता है, अरिंजीय राजगद्दी पर बैठता है। बहुत नाम मात्र के लिए राजगद्दी पर बैठता है, जी हाँ। हम बातें करते हैं 955 से 957 तक राजगद्दी पर बैठता है अरिंजे। इसके बाद हम बात करते हैं अरिंजे के बाद थोड़ा राजगद्दी पर एक परांतक द्वितीय बैठता है। कौन बैठता है? परांतक द्वितीय राजगद्दी पर बैठता है, जी। ये 957 से, जी हाँ, 957 से ये 73 ईस्वी तक ये राजगद्दी पर बैठता है, परांतक द्वितीय राजगद्दी पर बैठता है। इसे वीर पांड्य भी कहा जाता है, वीर पांड्य भी से कहा जाता है, वीर पांड्य से कहा जाता है, जी हाँ, ठीक है ना।
इसी की जब हम बातें करते हैं वीर पांड्य और इसे सुंदर चोल, क्या सुंदर चोल भी से कहा जाता है, सुंदर चोल, सुंदर चोल भी से कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम बातें करते हैं परांतक प्रथम का, परांतक सेकंड का भी ज्यादा लंबा शासनकाल नहीं रहता, लेकिन ये कथा इससे जरूर जुड़ती है। जो राजराज प्रथम थे वो परांतक द्वितीय के ही पुत्र थे, जी हाँ, ठीक है। और महेंद्र चतुर्थ इस समय शासक थे, महेंद्र चतुर्थ इस समय श्रीलंका के शासक थे, ठीक है। इसके बाद हम बातें करते हैं अगला जो शासक बनता है उत्तम चोल बनता है। कौन बनता है? उत्तम चोल। उत्तम चोल शासक बनता है, उत्तम चोल। ये थोड़ा एक एक दो दो साल के जो शासनकाल होते हैं वो थोड़ा आपके लिए इसलिए एक लेवल पर पढ़ाने जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्रम अनुसार आपसे पूछ लिया जाता है। 973 से 985 ईस्वी, जी हाँ, उत्तम चोल। कौन है उत्तम चोल? जब हम उत्तम चोल की बातें करते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम चोलों में, चोलों में सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, सर्वप्रथम चोलों में सोने के सिक्के इसी ने चलाए। सर्वप्रथम चोलों में सोने के सिक्के चलाए, जी हाँ, चलाए। सर्वप्रथम चोलों में सोने के साथ सिक्के जो चलाए थे वो किसने चलाए? उत्तम चोल ने चलाए, ठीक है। इसके बाद हम बातें करते हैं राष्ट्रकूटों, राष्ट्रकूटों से। अब इसका भी राष्ट्रकूटों से क्या होता है? संघर्ष होता है। और राष्ट्रकूटों से तोंड मंडलम जीता, तोंड, राष्ट्रकूटों से, कूटों से तोंड मंडलम जीता, जी हाँ, राष्ट्रकूटों से तोंड मंडलम जीता। अब वो जो राष्ट्रकूट जो अभी तक शक्तिशाली थे, अब राष्ट्रकूट को भी इन्होंने पराजित करना प्रारंभ कर दिया है। अब इन्होंने राष्ट्र पराजित करना प्रारंभ कर दिया है। जो राष्ट्रकूट अभी तक इतने शक्तिशाली शासक थे, तो अब इन्होंने राष्ट्रकूटों को भी पराजित करना प्रारंभ कर दिए। इसके लिए जब सबसे महत्वपूर्ण जो है उत्तम चोल के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सर्वप्रथम इसने किसके सिक्के चलाए? इसने जो सर्वप्रथम सिक्के चलाए वो इन्होंने सोने के सिक्के, सर्वप्रथम चोल शासकों में सबसे पहले इसने चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। सबसे पहले इसी ने चलाए थे, उत्तम चोल ने, ठीक है। और हम बातें करते हैं जो ये उत्तम जो चोल है ये राजराज प्रथम से पहले है। किससे? राजराज प्रथम से ये पहले आता है जो उत्तम चोल है, ठीक है। इसके बाद हम बातें करते हैं अगला जो शासक है राजराज, राजराज प्रथम। अगला शासक है राजराज प्रथम, जी हाँ, 985 से 1014, 985 से 1014, जी हाँ। जब हम राजराज की बातें करते हैं, जब हम राजराज की बातें करते हैं, मैं अभी आपके लिए बता रहा था, ये किसका पुत्र है? ये जो पुत्र है परांतक सेकंड का पुत्र है। किसका पुत्र है? परांतक, परांतक सेकंड का पुत्र है जी, परांतक सेकंड का पुत्र है, ठीक है, सेकंड का पुत्र, पुत्र। अगली हम बातें करें इसका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम, वास्तविक नाम। ऐसे प्रश्न भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, भाई इसका जो वास्तविक नाम था क्या था? अरिमोली वर्मन, अरिमोली वर्मन, अरिमोली वर्मन, अरिमोली वर्मन इसका वास्तविक नाम था, अरिमोली वर्मन इसका वास्तविक नाम था, ठीक है। अब हम बातें करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थायी सेना, स्थायी सेना जल सेना का गठन करने वाला, वाला प्रथम चोल शासक, प्रथम चोल शासक, प्रथम चोल शासक। हम बातें करते हैं स्थायी सेना और जल सेना का गठन करने वाला प्रथम चोल शासक थे ये, जी हाँ, प्रथम चोल शासक थे। जब पूछा जाता है कि स्थायी सेना का और जल सेना का गठन करने वाला चोल शासक कौन आएगा, तो राजराज प्रथम आएगा। और जब राजराज की जब हम बातें करते हैं तो इसका तो बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। इसके बाद हम बातें करते हैं इसकी जब विजय की जब हम बातें करते हैं, विजय, जब हम विजय की जब बातें करते हैं, विजय, केरल के राजा, केरल के राजा रवि वर्मा, रवि वर्मा,
केरल के शासक रवि वर्मा को इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और कंडलूर के युद्ध में, कौन से युद्ध में, कंडलूर के युद्ध में, कंडलूर के युद्ध में, कंडलूर के युद्ध में इसे क्या कर दिया, पराजित कर दिया केरल के शासक को। ठीक है, रवि वर्मा को, किसको, रवि वर्मा को पराजित कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम बातें करते हैं, अब ये केरल का शासक दुश्मन दुश्मन का मित्र होता है। अब ये जो पांड्य था ये भी इसका मित्र था, कौन था, पांड्य। पांड्य जो था इसके पड़ोसी था, पहले से पांड्य से दुश्मनी चली आ रही है। अब जो पांड्य शासक था अमर भुजंग, क्या नाम था, अमर भुजंग, अमर भुजंग, अमर भुजंग, अमर भुजंग, अमर भुजंग। अब जो ये पांड्य जो शासक था अमर भुजंग, इस अमर भुजंग को भी, इन दोनों को इसने पराजित कर, विजय, इन दोनों पर इसने विजय प्राप्त कर ली। केरल का राजा रवि वर्मा था, इसे कंडलूर के युद्ध में पराजित किया, और अमर भुजंग को भी इसने पराजित कर दिया। जी हाँ, किसने पराजित कर दिया, राजराज प्रथम ने। जब राजराज प्रथम ने इन दोनों को पराजित किया, ये चले जाते हैं श्रीलंका के शासक के पास, तीनों ने यूनिटी बना लेते हैं, श्रीलंका के शासक के पास चलते। अगली बात यह था, जो श्रीलंका का जो शासक था, हम ये भी कह सकते हैं कि जो श्रीलंका का, इसको तो इन्होंने जेल में डाल दिया था, देखो जेल में भी डाल दिया था इन्होंने, लेकिन बात यह थी कि जो श्रीलंका का जो शासक था वो इनका मित्र था, और श्रीलंका का शासक भी इसके लिए पराजित करना बहुत बेहद जरूरी था राजराज के लिए। इसके बाद जो श्रीलंका का जो शासक है महेंद्र पंचम, ठीक है ना, उसको अटैक करेंगे, ठीक है ना, महेंद्र पंचम, महेंद्र पंचम, ये श्रीलंका के शासक है महेंद्र पंचम। कौन है, महेंद्र पंचम, ठीक है ना, महेंद्र पंचम जो है कहां के शासक हैं, श्रीलंका के शासक हैं। अब जो ये श्रीलंका शासक हैं महेंद्र पंचम, कहां के शासक हैं, श्रीलंका के शासक, इस पर भी अटैक कर दिया, आक्रमण कर, क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। कहा गया है राम ने तो पुल बनाया था समुद्र में, लेकिन राजराज की सेना नावों के माध्यम से गई थी। किसके माध्यम से गई थी, नावों के माध्यम से वहां गई थी राजराज की सेना, और ये राम से भी आगे निकला, किससे आगे निकला, राम से भी आगे निकला। और इसके बाद जो श्रीलंका का जो शासक था इसकी आक्रमण किया, और इसकी श्रीलंका के शासक की क्या होती है, पराजय होती है, पराजय हुई। और जो श्रीलंका का जो उत्तरी जो क्षेत्र था, उत्तरी क्षेत्र पर राजराज ने अधिकार कर लिया, किसने, राजराज ने अधिकार कर, उत्तरी क्षेत्र पर किसने अधिकार कर लिया, राजराज ने अधिकार कर, उत्तरी भाग पर। और अधिकार ही नहीं, इस उत्तरी क्षेत्र में इसने शिव मंदिर भी बना दिया, एक शिव मंदिर का भी निर्माण करा दिया। जी हाँ, किसका निर्माण करा दिया, शिव मंदिर का निर्माण करा दिया। अगली बात, अगर पूछा जाए कि श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर, उत्तरी भाग पर अधिकार किसने किया था, राजराज ने किया था, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम बातें करते हैं कि चोल मंडलम, चोल मंडलम, चोल मंडलम की उपाधि भी धारण की है, ठीक है ना, मुक्ति चोल मंडलम की उपाधि भी धारण की है, ठीक है ना, अब इसने उपाधि भी धारण की है। यहां पर अब जो श्रीलंका जो इतना बड़ा था इसको भी हरा दिया, और श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और वहां पर शिव मंदिर का निर्माण कराया था, किसका, और वहां पर शिव मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था। अब इसका जो साम्राज्य है वो दिन प्रतिदिन चढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, और मुक्ति चोल मंडलम की उपाधि धारण की। और ये श्रीलंका का जो महेंद्र जो पंचम था, ये मित्र किसका था, ये मित्र जो था ये पांड्य, जी हाँ, ये पांड्य का भी मित्र था और केरल के शासकों का भी मित्र था, क्योंकि उस उधर की तरफ ही पड़ते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को ही पराजित कर दिया। इसके बाद हम बातें करते हैं, कलिंग पर भी इसने विजय प्राप्त की, कलिंग पर भी विजय प्राप्त की, राजराज ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने मालदीव पर भी विजय प्राप्त की, किस पर, मालदीव पर विजय प्राप्त की, मालदीव पर विजय प्राप्त की थी, और मालदीव को अपने साम्राज्य में मिला लिया, किसमें मिला लिया, साम्राज्य में मिला लिया, साम्राज्य, मालदीव को तो अपने साम्राज्य में मिला लिया, इस पर विजय प्राप्त की इन्होंने, जी हाँ। इसके बाद हम बातें कर रहे हैं, मालदीव पर विजय प्राप्त कर लेता है इन्होंने,
चीन चीन राजदूत भेजा, चीन राजदूत भेजा। जब हम चीन राजदूत की बातें करेंगे तो चीन राजदूत किसने भेजा था? इस राजराज ने भेजा था पहली बार। और 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में भूमि का सर्वेक्षण करवाया, सर्वेक्षण करवाया। अब भूमि पर भी ध्यान देता है बंदा, भूमि का सर्वेक्षण भी कराया है। अगली बात, ये राजराज जो थे, राजराज जो थे खुद शिवेम, राजराज जो प्रथम थे शिवेम, ये शिव को मानने वाले थे, लेकिन ये बौद्ध धर्म का भी बड़ा सम्मान करते थे। किसका? बौद्ध धर्म का। और जैन धर्म का भी सम्मान करते थे, बौद्ध धर्म का। जब हम शैलेंद्र वंशी शासक की बात करेंगे, किसकी? शैलेंद्र वंशी शासक की बात करेंगे, शैलेंद्र, जब हम शैलेंद्र वंश के शासक की बात करेंगे, श्रीमार विजयतुंग वर्मन, श्रीमार विजय तुंग वर्मन, शैलेंद्र शासक श्रीमार विजय तुंग वर्मन, इसने अनुमति मांगी थी, बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी नागपट्टनम में। कहां पर? नागपट्टनम में अनुमति मांगी थी, पट्टनम में। लेकिन इस बंदे ने, इस शैलेंद्र वंश के शासक श्रीमार विजय तुंग वर्मन को यहां पर नागपट्टनम में मठ बनाने की अनुमति दे दी। क्या अनुमति दे दी? मठ बनाने की यहां पर अनुमति दे दी थी। कितनी बड़ी बात थी, मठ बनाने की अनुमति यहां पर दे दी गई थी। कहने को तो ये बौद्ध धर्म, कहने को तो शैव धर्म को मानने वाले थे राजराज, लेकिन दूसरे धर्मों का भी बहुत ज्यादा सम्मान करने वाले थे। जैसे हमें पता चलता है, शैलेंद्र वंश के शासक श्री मार विजय तुंग वर्मन, जब इसने कहा था कि हमें एक मठ बनाने की अनुमति, हमें भूमि चाहिए, तो भूमि भी इनके लिए दे दी गई थी। जी हाँ, कितने अच्छे शासक थे। ठीक है ना। इसके बाद हम बातें करते हैं, खुद राजराज ने एक मंदिर का निर्माण कराया था, वृहदेश्वर का मंदिर, वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे राजराज मंदिर भी कहा जाता है। ये तंजौर में इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। जी हाँ। इसके बाद हम बातें करते हैं रानी लोक महादेवी। हम रानी की बातें कर लेते हैं, इसकी रानी लोक महादेवी। जब हम रानी लोक महादेवी की बातें करते हैं तो इन्होंने तुलाभार, जी हाँ, इन्होंने भी, हमें अभी पता चल रहा था, पहले हमें पता चल रहा था तुलाभार पहले एक यज्ञ किया गया था। जी हाँ, तुलाभार यज्ञ किया गया था। किसने किया था? वो पारांतक प्रथम ने किया था। लेकिन यहां पर भी तुलाभार एक यज्ञ किया जाता है, और यहां पर हिरण्य गर्भ यज्ञ इसने भी किया था। हिरण्य गर्भ यज्ञ इसने भी किया था, तुलाभार भी किया था, हिरण्य गर्भ यज्ञ भी किया था इसने। अगली बात, भ्रष्ट अधिकारियों की इसने जांच भी की थी। अगर कोई अधिकारी भ्रष्ट होता था तो उसे दंड दिया जाता था, ऐसा काम भी इन्होंने किया था, जांच पड़ताल की थी। जी हाँ, तो इन्होंने तुलाभार और हिरण्य गर्भ यज्ञ इन्होंने किए थे, और ये परांतक प्रथम ने भी ये किए थे। तो ये थे राज प्रथम थे, जिसने केरल के रवि वर्मा, और जिसने पांड्य की जब हम बातें करते हैं तो जो पांड्य के जो शासक थे अमर भुजंग को पराजित किया, और श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया, भूमि का सर्वेक्षण किया, मालदीव पर विजय प्राप्त की, कलिंग पर विजय प्राप्त की, और इन्होंने शैलेंद्र वंश के शासक श्रीमार विजय तुंग वर्मन को इन्होंने नागपट्टनम में बौद्ध मठ के लिए भूमि दान दी थी। तो ये थे राजराज प्रथम, जो परांतक द्वितीय के पुत्र थे। तो ये शासक थे। ये हमारा चोल काल का पहला पार्ट है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, जो राजेंद्र प्रथम से प्रारंभ होगा, क्योंकि चोल बड़ा टफ टॉपिक है ये। अगर इसे हम एक में ही कनेक्ट कर दे तो आपको भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम चाहेंगे कि इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसे बनाएं, जो आपको भी जिसमें आसानी रहे, और यहां से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो ठीक दोस्तों,
शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।